नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। देखिए, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका समयकाल हम 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं और उसके बाद विद्वानों ने जो इसका वर्गीकरण किया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम आता है इस वर्गीकरण में हार्नले का। ये क्या कहते हैं कि इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला पूर्वी गोडियन, दूसरा पश्चिमी गोडियन, तीसरा उत्तरी और चौथा क्या है, दक्षिणी गोडियन। देखिए, इनका वर्गीकरण अगर हम देखें तो इन्होंने जैसे पूर्वी गोडियन कौन सी, जो पूर्वी हिंदी है, इसमें बिहारी को भी शामिल किया है। इसके साथ साथ बंगला, असमिया और उड़िया जो भाषा है उसको यहाँ पर शामिल इन्होंने किया है। पश्चिमी गोडियन यानी जो पश्चिमी हिंदी है, इसमें राजस्थानी को भी इन्होंने शामिल किया है और इसके साथ साथ गुजराती, सिंधी और पंजाबी इसमें आती हैं। उत्तरी गोडियन में पहाड़ी भाषाएं जैसे गढ़वाली है, नेपाली है और मंडियाली है। दक्षिणी गोडियन में मराठी भाषा को इन्होंने स्थान दिया है। हार्नले जो ये वर्गीकरण किया है, यहाँ पर उन्होंने किस बात को आधार बनाया है, ये मानते हैं कि आर्य 2 विभिन्न समयों पर और 2 भिन्न दल आए थे भारत में। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? आर्य जाति की बात कर रहे हैं, जहाँ से आर्यव्रत की प्रारंभ माना जाता है या आर्यव्रत की स्थापना मानी जाती है। ये मानते हैं कि आर्य 2 विभिन्न समयों पर और 2 भिन्न दलों में भारत में आए थे। दूसरी बार आर्य जब भारत के मध्य भाग में बस गए थे, उनके आगमन से पहले जो भारत में आए हुए थे वो आर्य देश के बहिरंग क्षेत्रों में चारों ओर फैल गए थे, यानी जो बाहरी क्षेत्र थे। और केंद्रीय आर्यों की जो भाषा है वो बाहर के इलाकों में बसे हुए भारतीयों की आर्य भाषा से भिन्न है, यानी उनमें अंतर है। उसी बात को ध्यान पर रखकर इन्होंने इसके 4 वर्गीकरण किए हैं, पूर्व और पश्चिम आधार पर, उत्तर और दक्षिण आधार पर। इसीलिए इन्होंने इस तरह का जो वर्गीकरण है वो दिया है। लेकिन जो विद्वान है वो इससे सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि वर्गीकरण ना तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और ना ही ये तर्कपूर्ण है। कारण इसका क्या है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कही है कि आर्य 2 भागों में बंटकर आए थे, लेकिन ये कहीं पर भी प्रमाणित नहीं होता कि जब आर्य जाति का भारत में आगमन हुआ वो 2 भागों में हुआ या 2 अलग अलग समयों में हुआ। तो इस तरह से भी इसको निराधार माना गया है और इस बात को जॉर्ज गियर्सन ने ही मानने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर प्रमाणिकता की दृष्टि से देखें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो ये वर्गीकरण किया गया है, ये प्रमाणिकता की दृष्टि से भी सही नहीं है। जॉर्ज गियर्सन ने भी अपने वर्गीकरण में हार्नले के वर्गीकरण की अंतरंग और बहिरंग शाखा का समावेश किया है। तो इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि हार्नले ने जो वर्गीकरण किया है, ये आने वाले या आगे समय में जिन्होंने वर्गीकरण किया उनके लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन सर्वमान्य रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया। जॉर्ज गियर्सन ने जो वर्गीकरण किया उसमें मैंने जैसे बताया कि हार्नले के वर्गीकरण को आधार बनाया। इन्होंने भी बहिरंग और अंतरंग तथा मध्यवर्ती इस तरह से अपनी इस भाषाओं के क्षेत्र का विभाजन किया है। इनके वर्गीकरण की अगर बात करें तो इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो बहिरंग भाषाएं यानी बाहरी उपशाखाएं, दूसरा क्या है मध्यवर्ती भाषाएं यानी मध्यवर्ती उपशाखा, और तीसरा क्या है अंतरंग भाषाएं अर्थात अंतरंग यानी भीतर की। इस प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने 2 रूपों में दिया। जो प्रथम वर्गीकरण है वो सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद 1931 में इन्होंने एक नवीन वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। गियर्सन ने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसे 17 भागों में विभाजित किया है। 17 इसके कितने भागों में किया है? 17 में 6 इसके समुदाय निर्धारित किए हैं, 6 समुदायों, और इसके साथ साथ 3 शाखाओं में बांटा है। 3 शाखाएं कौन सी है? 3 शाखाओं में विभाजन किया है। 3 शाखाएं जैसे बहिरंग, अंतरंग और मध्यवर्ती। यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने ध्वन्यात्मक आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया है या कुछ भेद बताए हैं वो है जो इनको अलग अलग करते हैं।
जब बहिरंग शाखा की अगर बात करें तो बहिरंग शाखा की जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी उपशाखाओं की बोलियों में शब्दों के अंत में ई, ऊ और ए स्वर विद्यमान है, लेकिन अंतरंग शाखाओं की अगर बात करें तो उनकी बोलियों में तीनों ही प्रकार के जो स्वर हैं वो यहाँ नहीं मिलते। बहिरंग शाखाएं कौन सी, इन्होंने बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया स्वीकार की है। इसके साथ साथ जो मध्यवर्ती भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी आ जाती है। अंतरंग में अगर देखें तो पूर्वी हिंदी, मध्यवर्ती नेपाली और पहाड़ी है। यहाँ पर सिंधी, लहंदा और मराठी भी कौन से क्षेत्र में आती है, बहिरंग में शामिल की है। तो यहाँ इसके साथ इन्होंने कुछ एक बातें बताई हैं या कुछ एक उन्होंने ध्वनि भेद बताए हैं कि बहिरंग शाखाओं की जो बोलियां हैं यहाँ पर ई का ए हो जाता है और इसके साथ साथ ऊ का ओ, यानी ऊ किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, लेकिन अंतरंग शाखा की बोलियों में ये परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ साथ बहिरंग शाखा में जो संस्कृत के ऊ के स्थान पर, यानी संस्कृत में जिस ऊ का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर ई प्राप्त होता है, लेकिन बहिरंग शाखा में ल के स्थान पर रै का प्रयोग होता है। और इस तरह से बहिरंग शाखा में अगर देखिए तो संस्कृत के अ और ओ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग होता है, यानी इनमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, जो ध्वनिगत बदलाव है। इसी के आधार पर इन्होंने इन शाखाओं का विभाजन यहाँ पर किया है। कुछ इनके व्याकरणिक रूप से भी इन्होंने अलग अलग बातें बताई है, जिसके आधार पर ये इनको अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग वर्गों में इनको रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इनका भी सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया जो वर्गीकरण है। जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है वो इसका विरोध करते हैं या इस वर्गीकरण को वो अस्वीकार करते हैं, और किस आधार पर, इनके जो खुद के मत है उन्हीं का उन्होंने खंडन किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी इस बात के पक्षधर हैं कि आर्यों के भारत में आगमन के कोई विशेष प्रमाण या तथ्य हमारे पास नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं या कुछ विद्वानों का ये भी तर्क है कि आर्य जाति बाहर से आई ही नहीं, ये भारत के ही मूल निवासी रहे हैं। इसीलिए जो डॉक्टर चटर्जी हैं उन्होंने ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन के वर्गीकरण का खंडन किया है। इसके साथ साथ चटर्जी जी ये मानते हैं कि जो इन्होंने बहिरंग शाखा में जैसे बंगला है, सिंधी है, सिंध की भाषा है या मराठी है, इनमें आपस में कहीं किसी प्रकार की समानता नहीं है। इसीलिए भी डॉक्टर जो चटर्जी हैं वो इस वर्गीकरण को निराधार, निरर्थक और अनावश्यक घोषित करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपना स्वयं का एक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। सुनीति कुमार चटर्जी का जो वर्गीकरण है इसे 5 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। पहला क्या है, उच्चीय भाषाएं, यानी उत्तर की जो भाषाएं हैं या उत्तरी भाषाएं हैं, इसमें सिंधी, पंजाबी और लहंदा को शामिल किया है। दूसरा क्या है, पश्चिमी या प्रतीच्य भाषाएं, इसमें गुजराती और राजस्थानी को शामिल किया है। तीसरा क्या है, मध्य देशीय भाषाएं यानी पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत है। प्राच्य यानी पूर्वी भाषाओं में पूर्वी हिंदी, इसके साथ साथ बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला को इसमें शामिल किया है। दक्षिणी या दक्षिणात्य भाषा में इन्होंने मराठी को शामिल किया है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो सिंधी, लहंदा और पंजाबी, इसके साथ साथ अगर सिंधी, लहंदा और पंजाबी की बात करें तो और गुजराती या राजस्थानी को इन्होंने अलग वर्गों में रखना ही इन्होंने उचित समझा है, क्योंकि दोनों भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं हैं। मराठी इन सब से अलग है, इसलिए मराठी को अलग स्थान दिया गया है या दक्षिणी भाषा में इसको शामिल किया गया है। लेकिन अगर विद्वानों की राय को जाने तो सर्वसम्मति से इसे स्वीकार नहीं करते और वो कहते हैं कि ये भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है। इसके आधार पर उनके कुछ विचार हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने ग्रियर्सन के वर्गीकरण से बहुत ज़्यादा मौलिक या तात्विक रूप में अगर देखें तो कोई अंतर यहाँ पर नहीं मिलता, यानी लगभग ग्रियर्सन का वर्गीकरण भी इसी प्रकार का है जैसा कि चटर्जी ने किया है। दूसरी अगर बात करें तो इनका जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक आधार पर है, भाषाओं के आधार पर नहीं, यानी इन्होंने भारत के नक्शे को आधार बनाया, भाषाओं को आधार नहीं बनाया। तीसरी बात क्या है कि इन्होंने पहाड़ी भाषाओं का वर्णन इसमें नहीं किया। देखिए जो ये वर्गीकरण हम देख रहे हैं इसमें पहाड़ी भाषाओं को इन्होंने शामिल नहीं किया। डॉक्टर चटर्जी ने पंजाबी और सिंधी को इकट्ठा कर दिया, जबकि इन दोनों में अगर देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर मिलता है।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो मराठी और गुजराती में को परस्पर इन्होंने दूर रखा है जितना कि बंगला से, जबकि मराठी बंगला की अपेक्षा गुजराती के ज़्यादा समीप है। यानी इसमें जो विद्वान है उनके कहने का मतलब ये था कि जो मराठी भाषा है वो बंगला के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि अन्य भाषाओं को जिस वर्गीकरण में उनको शामिल किया उसकी ये नज़दीक नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा किया गया जो वर्गीकरण है ये भी विद्वान इससे सहमत नहीं है। इसके बाद है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया वर्गीकरण। इनको देखें तो इन्होंने लगभग जो चटर्जी जी द्वारा बनाया गया वर्गीकरण था उसी को मूल आधार के रूप में लिया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने उत्तरी वर्ग की जो भाषाएं हैं, पश्चिमी वर्ग की भाषाएं, मध्य वर्ग की भाषाएं, दक्षिणी और पूर्वी वर्ग की भाषाएं, इसमें अगर देखें तो उत्तरी वर्ग में सिंधी, पंजाबी और लहंदा को लिया है। सिंधी, पंजाबी और लहंदा को ही अगर देखें तो चटर्जी जी ने लिया था। पश्चिमी वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने गुजराती को लिया है, राजस्थानी भाषा को इसमें स्थान नहीं दिया। फिर उसके बाद मध्य वर्ग को, मध्य जो भाषाएं हैं मध्य क्षेत्र की, उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को शामिल किया है। उसके बाद दक्षिण वर्ग की अगर भाषाओं की बात करें तो इन्होंने मराठी को लिया है और सुनीति कुमार जी ने भी यहाँ पर मराठी को ही रखा था। फिर पूर्वी वर्ग की भाषाओं की अगर बात करें तो बंगला है, उड़िया है और असमिया आती है। यहाँ अगर देखें तो जो चटर्जी ने बनाया था उसमें उन्होंने पूर्वी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया के साथ उन्होंने पूर्वी हिंदी और बिहारी को शामिल किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बिहारी को मध्य वर्ग में शामिल किया है। यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्होंने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा बनाए गए वर्गीकरण का संशोधित रूप हम इसमें कह सकते हैं। केवल जैसे हमने यहाँ ध्यान दिया कि पश्चिमी हिंदी को इन्होंने नहीं लिया, बल्कि उससे संबंधित पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी को यहाँ पर इन्होंने सम्मिलित किया है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है। इसके बाद अगर देखें तो डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण भी है। उन्होंने संपूर्ण भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में बांटा है, हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। हिंदीतर वर्ग से तात्पर्य हिंदी वर्ग में क्या है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी भाषाएं आती है। और हिंदीतर वर्ग यानी हिंदी से परे का, देखिए ये आप ध्यान में रखें, डॉक्टर हरदेव बाहरी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला जो किया है वो किस भाग में किया है, हिंदी वर्ग में। दूसरा जो विभाजन किया है वो किस में किया है, हिंदीतर वर्ग में। अब यहाँ जो हिंदी वर्ग है, हिंदी वर्ग को इन्होंने 4-5 भागों में बांटा है। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और हिंदी से अलग यानी हिंदीतर वर्ग है उसमें इन्होंने पूर्वी वर्ग में जो शामिल किया है, पूर्वी वर्ग में कौन सा शामिल किया है, बंगला, असमिया और उड़िया को शामिल किया है। दक्षिण की अगर बात करें तो जो दक्षिणी वर्ग विभाजन इन्होंने किया है उसमें इन्होंने मराठी और सिंहली, ये अलग आई है, मराठी और सिंहली को शामिल किया है। पश्चिमी उपवर्ग की अगर बात करें तो पश्चिमी उपवर्ग में अगर यहाँ पर देखें सिंधी, पंजाबी और गुजराती को शामिल किया है। और उत्तरी अगर उपवर्ग की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने नेपाली भाषा को लिया है। ये बात आप ध्यान में रखें। परंतु अगर देखा जाए तो विद्वानों का ये मानना है कि जो डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण है ये पूर्णतः राजनीतिक है। उन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए भाषागत विशेषताओं को सामने नहीं रखा। यही कारण है कि उन्होंने सिंहली यानी जो हमारी भाषा नहीं है, ये श्रीलंका के क्षेत्रों की भाषा है, नेपाली जो नेपाल की भाषा है वो अलग है, उनको भी इन्होंने शामिल यहाँ पर किया है। हिंदी प्रदेशों की अगर बात करें तो उसमें शिक्षा और शासन की भाषा हिंदी है, परंतु इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष ये है कि इन भाषाओं की संरचना और समानता की भिन्नता का कोई पता यहाँ पर नहीं चलता। तो इनका जो एक नेपाली भाषा का और एक सिंहली भाषा का समावेश है, सिंहली यानी श्रीलंका, नेपाली यानी नेपाल की, तो इन विदेशी भाषाओं को इस वर्ग में शामिल किया है, जबकि हिंदी भाषा का विभाजन ठीक तरीके से इन्होंने नहीं माना। इसके साथ साथ सीताराम चतुर्वेदी का वर्गीकरण भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इन वर्गीकरण की गहराई से विवेचना करें या विश्लेषण करें तो इनमें से कोई भी वर्गीकरण ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो और संतोषजनक हो। प्रत्येक वर्गीकरण में कोई ना कोई दोष है। यही कारण है कि आज अगर हमें इसकी आवश्यकता है
कि एक प्रमाणिक और सर्वमान्य वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए विद्वानों के द्वारा। तो ये हमारा वर्गीकरण था आधुनिक आर्य भाषाओं का, जिसमें अलग अलग विद्वानों के विचारों को हमने देखा। यहाँ पर डॉक्टर हरदेव बाहरी का मैंने टाइप नहीं कर पाई थी मैं, तो आप इसको शामिल कर लें क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वर्गीकरण से संबंधित, तो इन्हीं विद्वानों के बारे में आपको बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।